हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर 4th इकोनॉमिक्स फूड सिक्योरिटी इन इंडिया पढ़ेंगे। ओवरव्यू। खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए हमेशा भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार इससे अधिक प्रभावित होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही पर निर्भर करती है। व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना कि श्वास लेने के लिए वायु। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के कई आयाम हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले कई सालों के स्टॉक से है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य सभी व्यक्ति को मिलता रहे। सामर्थ्य का मतलब है लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। वाई फूड सिक्योरिटी? समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, लेकिन जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा अकाल, ये सब राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकते हैं। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। अमर्त्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का मतलब राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई कई पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। इसके अनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में ये घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य और कृषि संगठन 1996 पेज नंबर 3 पे दिया गया है। इसके अतिरिक्त घोषणा में ये भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। हाउ इज़ फूड सिक्योरिटी अफेक्टेड ड्यूरिंग अ कैलामिटी? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर ये आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं। जो भूखमरी और विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों और भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोगों के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वो 1943 में पड़ा था, बंगाल का अकाल। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे।
क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतीहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और कई अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही लोग मरे। भारत में बंगाल जैसा अकाल फिर से कभी नहीं पड़ा, लेकिन ये चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी और काशीपुर जैसे जगह हैं जहां अकाल जैसी दशाएं कई वर्षों से बनी हुई हैं और ऐसी भी सूचना मिली है कि वहां भूख के कारण कुछ लोग की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ सालों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले और कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। हु आर फूड इनसिक्योर? अगर भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, लेकिन इससे सर्वाधिक प्रभावित लोगों में कई चीज़ें शामिल हैं। भूमिहीन, जो थोड़ी बहुत या कुछ भूमि पर निर्भर हैं, पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवाएं प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित या और भिखारी। शहरी क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वो परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य हमेशा कम वेतन वाले व्यवसायों और अनियमित श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वो मात्र जीवित रह सकते हैं। स्टोरी ऑफ रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 साल का है। वो भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे साल काम करता है और इसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वो अभी बहुत छोटे हैं और वो खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जियों के साथ कुछ पका हुआ खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वो अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वो साल में फसल तैयार होने वाले और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वो दूसरे काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट भट्टे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु रूप में इतना कमा लेता है कि इससे वो अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वो कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उसके छोटे बच्चे को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। परिवार को दूध और सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती है। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। स्टोरी ऑफ अहमद बेंगलोर में रिक्शा चलाता है। वो अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। वो एक झुग्गी में रहता है। उसके परिवार के सभी सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसके प्रतिदिन की आय पर निर्भर है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती और बढ़ती रहती है। कभी कभी वो इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के बाद अपनी आय में से कुछ बचा लेता है और कई दिनों में वो मुश्किल से इतना ही कमा पाता है जिससे कि वो दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुएं ही खरीद सके। सौभाग्यवश अहमद को एक येलो कार्ड मिला है जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक ज़रूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल,
प्राप्त कर लेता है। वो इन चीज़ों को बाज़ार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वो अपनी मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इस तरह से अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वो अकेले कमाने वाला सदस्य है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संरचना भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा में भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कई पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमज़ोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती, वो खाद्य की दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वो लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। ये गंभीर चिंता का बात है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती और दूध पिला रही महिलाओं और 5 साल से कम उम्र के बच्चों का है। देश के कुछ क्षेत्रों जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र, खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या आनुपातिक रूप से बहुत अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य और पारिवारिक सर्वेक्षण NHFS 1998 से 99 के अनुसार भारत में ऐसी महिलाओं और बच्चों की संख्या 11 करोड़ के लगभग है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। भूखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। भूखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, ये गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भूखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भूखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भूखमरी मात्रा और या फिर गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दीर्घकालिक भूखमरी से ग्रस्त होते हैं। मौसमी भूखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। ये ग्रामीण क्षेत्रों की कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण और नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है, जैसे कि बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रमिक को कम काम रहता है। इस तरह की भूखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे साल काम पाने में अक्षम रहता है। यहाँ पर दिखाया गया है कि भारत में मौसमी और साथ ही दीर्घकालिक भूखमरी के प्रतिशत में गिरावट कैसे आई है। टाइप ऑफ हंगर। स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत ने कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी। पंजाब और हरियाणा में सर्वाधिक वृद्धि दर दर्ज की गई, जहां अनाजों का उत्पादन अनाजों का उत्पादन 7.23 करोड़ टन, जो कि 1964 से 65 में थी, बढ़कर 265 करोड़ टन हो गई थी। फिर इसी तरह और भी 2020 और 21 में 310 मिलियन टन हो गई।
फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। 70 के दशक के शुरुआत में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली कई फसलों के कारण भारत पिछले 30 सालों के दौरान खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार की गई खाद्य सुरक्षा व्यवस्था के कारण देश में खराब मौसम स्थितियों के बावजूद या किसी और कारण से अनाज की उपलब्धता और भी सुनिश्चित हो गई है। इस व्यवस्था के दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक क्या है? बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम अधिशेष उत्पादन वाले राज्यों में किसानों से गेहूं और चावल खरीदता है। किसानों को उनकी फसल के पहले से घोषित कीमतें दी जाती हैं। इस मूल्य को न्यूनतम समर्थित कीमत कहा जाता है। इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। इशू प्राइस खरीदे हुए अनाज खाद्य भंडारों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सरकार बफर स्टॉक क्यों बनाती है? ऐसा कमी वाले क्षेत्रों में और समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत भी कहते हैं। ये खराब मौसम में या फिर आपदा काल में अनाज की कमी की समस्या हल करने में मदद करता है। व्हाट इज़ द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम? भारतीय खाद्य निगम द्वारा अधिप्राप्त अनाज को सरकार विनियमित राशन दुकानों के माध्यम से समाज के गरीब वर्गों में वितरित करती है। इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कहते हैं। अब अधिकांश क्षेत्रों, गांव, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें हैं। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। राशन की दुकानों में, जिन्हें उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है, फेयर प्राइस शॉप्स, चीनी, खाद्यान्न, खाना पकाने के लिए मिट्टी के तेल का भंडार होता है। ये सब बाजार कीमत से कम कीमत पर लोगों को बेचा जाता है। राशन कार्ड वाले रखने वाला कोई भी परिवार प्रति माह इनकी एक अनुबंधित मात्रा जैसे कि 35 किलोग्राम अनाज, 5 लीटर मिट्टी का तेल, 5 किलोग्राम चीनी और निकटवर्ती राशन की दुकान से खरीदा जा सकता है। भारत में राशन व्यवस्था की शुरुआत बंगाल के अकाल के पृष्ठभूमि में 1940 के दशक में हुई। हरित क्रांति से पहले भारी खाद्य संकट के कारण 60 के दशक के दौरान राशन प्रणाली पुनर्जीवित की गई। गरीबी के उच्च स्तरों को ध्यान में रखते हुए 70 के दशक के मध्य NSSO की रिपोर्ट के अनुसार खाद्य संबंधी 3 महत्वपूर्ण अंतर्क्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो पहले से ही थी लेकिन उसे और मजबूत किया गया। एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS, जो प्रायोगिक आधार पर 1975 में शुरू की गई, और काम के बदले अनाज FFW 1977 से 78 में प्रारंभ किया गया। इन सालों में कई नए कार्यक्रम शुरू किए गए और कार्यक्रमों को चलाने के बढ़ते अनुभवों के आधार पर कई कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया। वर्तमान में कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम PAP चल रहे हैं, जो अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इनमें स्पष्ट रूप से घटक खाद्य भी हैं, जहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली, दोपहर का भोजन, विशेष रूप से खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा के कार्यक्रम हैं। अधिकतर PAP भी खाद्य सुरक्षा बढ़ाते हैं। रोजगार कार्यक्रम गरीबों की आय में बढ़ोतरी कर खाद्य सुरक्षा में बड़ा योगदान करते हैं। करेंट स्टेटस ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सार्वजनिक वितरण प्रणाली खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की
दिशा में भारत सरकार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। शुरुआत में ये प्रणाली सबके लिए थी और निर्धनों और गैर निर्धनों के बीच कोई भेद नहीं किया जाता था। बाद के सालों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक दक्ष और अधिक लक्षित बनाने के लिए संशोधित किया गया। द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा सस्ती कीमतों पर उपलब्ध कराई जा सके ताकि मानव गरिमामय जीवन निर्वाह कर सके। इस अधिनियम के तहत 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को योग्य परिवार में वर्गीकृत किया गया है। 1992 में देश के 1700 ब्लॉकों में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली RPDS शुरू की गई। इसके लक्ष्य दूर दराज और पिछड़े क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लाभ पहुंचाना था। जून 1997 से सभी क्षेत्रों में गरीबों को लक्षित करने के सिद्धांत को अपनाने के लिए लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली TPDS प्रारंभ की गई। ये पहला मौका था जब निर्धनों और गैर निर्धनों के लिए विभेदक कीमत नीति अपनाई गई। इसके अलावा सन 2000 में 2 विशेष योजनाएं अंत्योदय अन्न योजना और अन्नपूर्णा योजना शुरू की गई। ये योजनाएं गरीबों में भी सर्वाधिक गरीब और दीन वरिष्ठ नागरिक समूहों पर लक्षित है। इन दोनों योजनाओं का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के वर्तमान नेटवर्क से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का यहाँ पर बताया गया है टेबल में। इन सालों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली मूल्यों को स्थिर बनाने और सामर्थ्य अनुसार कीमतों पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की सरकार की नीति में सर्वाधिक प्रभावी साधन सिद्ध हुई है। इसने देश के अनाज की अधिशेष क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में खाद्य पूर्ति के माध्यम से अकाल और भूखमरी की व्यापकता को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा आमतौर पर निर्धन परिवारों के पक्ष में कीमतों का संशोधन होता रहा है। न्यूनतम समर्थित कीमत और अधिप्राप्ति ने खाद्यान्नों के उत्पादन की वृद्धि में योगदान दिया है और कुछ क्षेत्रों में किसानों को आय सुरक्षा मिली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कई आधारों पर कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा है। अनाजों से ठसाठस भरे अन्न भंडारों के बावजूद भूखमरी की घटनाएं हो रही हैं। FCI के भंडार अनाज से भरे हैं, कहीं अनाज सड़ रहा है तो कुछ स्थानों पर चूहे अनाज खा रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक बताया गया है, कितना अंतर पड़ा है इस टेबल के अनुसार आप देख सकते हैं। अंत्योदय अन्न योजना AAY ये योजना दिसंबर सन 2000 में शुरू की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आने वाली निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों में से 1 करोड़ लोगों की पहचान की गई। संबंधित राज्य के ग्रामीण विकास विभागों ने गरीबी रेखा से नीचे के गरीब परिवारों को सर्वेक्षण के द्वारा चुना। 2 रुपये प्रति किलोग्राम गेहूँ और 3 रुपये प्रति किलोग्राम की अत्यधिक आर्थिक सहायता प्राप्त दर पर सभी पात्र परिवार को 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया गया। अनाज की ये मात्रा अप्रैल 2002 में 25 किलोग्राम से बढ़ाकर 35 किलोग्राम कर दी गई। जून सन 2003 और अगस्त 2004 में इसमें 50-50 लाख अतिरिक्त BPL परिवार 2 बार जोड़े गए। इससे इस योजना में आने वाले परिवारों की संख्या 2 करोड़ हो गई। सब्सिडी वो भुगतान है जो सरकार द्वारा किसी उत्पादक को बाजार कीमत की अनुपूर्ति के लिए किया जाता है। सहायकी से घरेलू उत्पादकों के लिए ऊंची आय कायम रखते हुए उपभोक्ता कीमतों को कम किया जा सकता है। वर्ष 2022 में ये स्टॉक गेहूं और चावल का भंडारण किया गया था। ये बफर स्टॉक प्रतिमानों से लगातार ऊंचा बना रहा। सरकार द्वारा शुरू की गई ये कई योजनाओं के अधीन खाद्यान्नों के वितरण के द्वारा स्थिति में सुधार हुआ है।
न्यूनतम समर्थित कीमतों के बढ़ने से सरकार की खाद्यान्नों की वसूली अनुरक्षण लागत बढ़ गई है। एफसीआई की बढ़ती परिवहन और भंडारण लागत ने इसे और भी बढ़ा दिया है। रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स इन फूड सिक्योरिटीज़। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी और पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। सहकारी समितियां निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं। जैसे कि तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनसे करीब 94% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रित दरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। गुजरात में दूध और दुग्ध उत्पादों में अमूल एक और सफल सहकारी समिति का ही एग्जाम्पल है। इसने देश में श्वेत क्रांति ला दी है। देश के कई भागों में कार्यरत सहकारी समितियों के और कई एग्जाम्पल हैं जिन्होंने समाज के कई वर्गों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराई है। इसी तरह महाराष्ट्र में एकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस एडीएस ने कई क्षेत्रों में अनाज बैंकों की स्थापना के लिए गैर सरकारी संगठनों के नेटवर्क में सहायता की है। एडीएस गैर सरकारी संगठनों के लिए खाद्य सुरक्षा के बारे में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालित करती है। अनाज बैंक अब धीरे धीरे महाराष्ट्र के कई भागों में खुलते जा रहे हैं। अनाज बैंकों की स्थापना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से उन्हें फैलाने और खाद्य सुरक्षा पर सरकार की नीति को प्रभावित करने में एडीएस की कोशिश रंग लाई है। एडीएस अनाज बैंक कार्यक्रम को एक सफल और नए प्रकार के खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में स्वीकृति मिली है। समरी: किसी देश की खाद्य सुरक्षा तब सुनिश्चित होती है जब उसके सभी नागरिकों को पोषक भोजन उपलब्ध होता है, सभी व्यक्तियों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य खरीदने की सामर्थ्य होती है और भोजन तक पहुंचने में कोई अवरोध नहीं होता। निर्धनता रेखा से नीचे रहे लोग खाद्य की दृष्टि से सदैव ही असुरक्षित रह सकते हैं, जबकि संपन्न लोग भी आपदाओं के समय खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित हो सकते हैं। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य और पोषक तत्वों की असुरक्षा से ग्रस्त है। सबसे अधिक प्रभावित समूह ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन और गरीब परिवार, बहुत कम वेतन वाले कार्यों में लगे लोग और शहरी क्षेत्रों में मौसमी कार्यों में लगे अनियत श्रमिक हैं। देश के कुछ क्षेत्रों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से बहुत अधिक है, जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में जहां बहुत गरीबी है, जनजातियों वाले और दूरस्थ क्षेत्रों में और ऐसे क्षेत्रों में जहां प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। समाज के सभी वर्गों के लिए खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने सावधानीपूर्वक खाद्य सुरक्षा प्रणाली तैयार की है, जिसके कि 2 घटक हैं: बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अतिरिक्त कई निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम भी शुरू किए गए हैं, जिनमें खाद्य सुरक्षा का घटक भी शामिल था। इनमें से कुछ कार्यक्रम हैं: एकीकृत बाल विकास सेवाएं, काम के बदले अनाज, दोपहर का भोजन, अंत्योदय अन्न योजना और भी कई योजनाएं हैं। खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में सरकार की भूमिका के अतिरिक्त कई सहकारी समितियां और गैर सरकारी संगठन भी हैं जो इस दिशा में तेजी से काम कर रहे हैं।